two charged particles having charge 2 into 10 to power minus 8 coulomb each are joined by a insulating string of 1 meter length and placed on smooth horizontal wall. Find the tension in the string. अब ये रिपेल होंगे चार्जेस, तो धागा बांध के दो चार्ज पार्टिकल्स को धागे के दो सिरों पर बांध के टेबल पर रख दिया तो वो रिपेल हो जाएंगे, है ना। तो रिपेल होंगे, स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल तो फ्रिक्शन तो लगेगा नहीं, तो रिपेल होंगे तो धागे की जितनी लंबाई है उतना स्ट्रेच होगा, अब धागा उनको जाने नहीं देगा और धागे में टेंशन क्रिएट होगा और टेंशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को जो है वो बैलेंस करेगा। तो इस प्रकार की सिचुएशन बनेगी। तो सपोज एक पार्टिकल ऐसा है, दूसरा पार्टिकल ऐसा है और इनके बीच में धागा लगा हुआ है ऐसा, राइट, इंसुलेटिंग वायर धागा लगा है। तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो रिपल्शन के फोर्सेस लगेंगे और टेंशन के भी फोर्स लगेंगे। तो रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन ऐसा लगेगा, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे और टेंशन फोर्स रस्सी में इस प्रकार से रस्सी द्वारा हर पार्टिकल पे, हर बॉल पे, हर स्पीयर पे, हर पार्टिकल पे टेंशन फोर्स होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और टेंशन फोर्स एक दूसरे को नलीफाई करेंगे और इसलिए टेंशन की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी। हमें पूछा फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो टेंशन की वैल्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगी, यानी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू एक पर चार्ज की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, दूसरे पर भी है 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस उनके बीच का है 1 मीटर का स्क्वायर। तो ये टेंशन की वैल्यू होगी। तो टेंशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 हो गया और यहां पे 10 टू पावर 1 बचा है, तो 10 टू पावर माइनस 7 बचा, 4 36 और 10 टू द पावर, तो यहां पे 1 और माइनस 7, ये टेंशन होगा। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन, इतना टेंशन फोर्स रस्सी में क्रिएट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। Two identical balls each having charge 2 into 10 to power minus 7 coulomb and mass 100 gram are suspended from a common point by two insulating strings each 50 centimeter long. The balls are held at separation 5 centimeter and then released. Find the instance just at release. The electric force on one of the ball, component of resultant force on ball along perpendicular to string, the tension in the string, the acceleration of ball. Find the separation between ball for which the balls will remain in equilibrium. तो देखो ये कुछ ऐसा केस है बच्चों, मैंने ये बना रखा है ना, इस प्रकार से आप अज्यूम कर सकते हो इसको ऐसे, ये ऐसा केस है, ठीक है, इस प्रकार की सिचुएशन है, ठीक है। तो ये जो मैंने चाबियां लगाई है उसकी जगह यहां पर दो बॉल्स हैं, ठीक है, और ये दो धागों से इस प्रकार से सस्पेंड कर दिए, ठीक है, और इनको एक दूसरे से दूर ले जाकर छोड़ देते हैं। तो देखो ये सर्कल पे चलते हुए आते हैं, है ना, देखो इनको छोड़ देते हैं तो ये सर्कल पे चलते हुए आते हैं, है ना, आप देख सकते हैं, छोड़ देंगे तो ये सर्कल पे चलते हुए आएंगे, देखो सर्कल पे चलते हुए आते हैं, दोनों को एक दूसरे से दूर ले गए और छोड़ दिया, तो ये सर्कल पे चलते हुए एक दूसरे के पास आते हैं, सर्कल पे चलते हैं, और सर्कल का जो रेडियस है वो धागे की लंबाई के इक्वल है, चेन की लंबाई के इक्वल है, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो इधर वाला भी कर सकता हूं इस प्रकार से, ठीक है। तो अभी तो इन पे चार्ज नहीं है, लेकिन यहां तो इन्होंने कहा है कि ये मेटल के नहीं है बल्कि इंसुलेटिंग है, ठीक है। अब ये तो मैंने मेटल की चेन ली आपको समझाने के लिए केवल ऐसा किया है ना, बाकी इन्होंने जो लिया है वो इंसुलेटिंग स्ट्रिंग लिए, ये भी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग ली, ये भी इंसुलेटिंग। तो इंसुलेटिंग होगी तो चार्ज कंडक्ट नहीं होगा, मेटल की होगी तो चार्ज कंडक्ट होगा, तो ये इनकी इंसुलेटिंग स्ट्रिंग है, ठीक है, और दो चार्ज पार्टिकल्स रखे हुए, ठीक बात है, उनको सेपरेट किया है, तो सेपरेट करने पर वो एक दूसरे के पास भी आ सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्जेस है दोनों पार्टिकल्स के ऊपर, राइट।
और या फिर इक्विलिब्रियम में भी स्टे कर सकते हैं, तीनों सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। लेकिन मूवमेंट करेंगे अगर, तो वो सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करेंगे, ये जरूरी है। तो जब भी पार्टिकल सर्कल पे मूव करते हैं तो सारे फोर्सेस अलोंग रेडियस ऑफ सर्कल और परपेंडिकुलर रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब टेंजेंट टू सर्कल और रेडियस ऑफ द सर्कल के ऊपर रिजॉल्व होते हैं सारे फोर्सेस। ठीक बात है, राइट। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से, केस 1 और केस 2 दो केसेस हैं। एक केस में इक्विलिब्रियम के लिए सेपरेशन पूछा है, यानी एक स्पेशल सेपरेशन होगा जिस सेपरेशन पर रखने पर वो दोनों बॉल्स एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में स्टे कर जाएंगे, मतलब चलेंगे नहीं, क्योंकि वो चार्ज पार्टिकल्स है। यहां तो जो मैंने लिया था वो चार्ज नहीं थे, इसलिए वो पास आ जाते थे तो सर्कल पे चलते हुए, लेकिन यहां तो चार्ज पार्टिकल्स है। तो सेकंड में पूछा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन बॉल्स फॉर विच ईच बॉल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम, और फर्स्ट में पूछा है द बॉल्स आर हेल्ड एट सेपरेशन 5 सेंटीमीटर। अपने मन से उन्होंने एक सेपरेशन दे दिया और उस पर पकड़ के रखा पहले और फिर छोड़ दिया उनको। तो जस्ट रिलीज जब किया है तो उस समय स्पीड 0 है, रिलीज के समय स्पीड 0 होगी। ठीक बात है, राइट, ओके। तो स्पीड अगर v होती है तो सर्कल पे चलने वाले पार्टिकल पर सेंट्रिपिटल फोर्स जो सेंटर की तरफ लगता है, जो रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ लगता है, वो mv²/r होता है। ठीक बात है। लेकिन जब स्पीड 0 होगी रिलीज के समय तो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू उस समय उस मोमेंट पर, उस एक मोमेंट पर 0 होगी, और इसीलिए उसने फाइंड फॉर द इंस्टेंस जस्ट एट रिलीज, ये स्पेशली पूछा है, इंस्टेंस जस्ट एट रिलीज वो स्पेशली पूछा है ताकि आपके ध्यान में आए कि अच्छा जब रिलीज किया उस समय स्पीड 0 है, तो रिलीज करते समय जब स्पीड 0 है तो उस समय अगर वो सर्कल पे चलना भी चाह रहे हैं तो उस समय स्पीड नहीं है, लेकिन फोर्सेस की वजह से अब आगे स्पीड गेन होगी और फिर वो सर्कल पे चलते हुए या तो रिपेल करेंगे, एक दूसरे को दूर जाएंगे, या फिर पास आएंगे, लेकिन जो भी होगा सर्कल पे चलते हुए होगा। ठीक बात है। तो अब सिचुएशन का डायग्राम मैं कुछ इस प्रकार बना लेता हूं। एक चार्ज पार्टिकल यहां पर है, दूसरा चार्ज पार्टिकल यहां पर है, धागे से बंधा हुआ है, धागा इंसुलेटिंग स्ट्रिंग्स है। ठीक है, ये सेपरेशन फिलहाल 5 सेंटीमीटर है, तो 2.5 सेंटीमीटर आधा इधर आ गया और 2.5 सेंटीमीटर बचा हुआ आधा इधर आ गया। धागे की लंबाई 50 सेंटीमीटर दे रखी, ये 50 सेंटीमीटर धागे की लंबाई है। ठीक है, इस एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर लेता हूं, इधर वाला भी एंगल थीटा ही होगा, और मैं फोर्सेस लिख रहा हूं अब इन पार्टिकल्स के ऊपर। तो पहला फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन का फोर्स इस प्रकार से, दोनों चार्ज पार्टिकल्स होने से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, दोनों पर चार्जेस हैं, राइट। इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। दूसरा फोर्स इन पर है ग्रेविटेशन का, दोनों एक दूसरे पर mg ग्रेविटेशन, नहीं, दोनों एक दूसरे पर नहीं, अर्थ इनको ग्रेविटेशनल पुल से खींच रही है। ये अर्थ ने लगाया हुआ फोर्स है mg, जो ग्रेविटेशन है अर्थ का, उसकी वजह से mg फोर्स लगता है। और रस्सी के अंदर टेंशन फोर्स है, तो टेंशन फोर्स इस डायरेक्शन में शो कर दिया मैंने, रस्सी में टेंशन फोर्स है। इस प्रकार के फोर्सेस हर पार्टिकल पे इस प्रकार के फोर्सेस लग रहे हैं, राइट। और अगर इनकी मूवमेंट होती है तो डेफिनेटली वो सर्कल पाथ पे होगी, क्योंकि धागे से बंधे हुए हैं। तो धागा रेडियस ऑफ सर्कल होगा और यहां पे सेंटर ऑफ सर्कल होगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल होगा, और ये इस प्रकार से सर्कुलर पाथ पे चलेंगे। ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल यहां होगा, तो इस सर्कुलर पाथ पे या तो वो रिपेल करके दूर जा रहे होंगे या फिर अट्रैक्ट होके पास आ रहे होंगे, लेकिन जो भी होगा सर्कुलर पाथ पे चलते हुए करेंगे। तो सर्कल पे चलने वाले पार्टिकल्स के लिए सारे फोर्सेस को रिजॉल्व कर दिया जाता है, तो सारे फोर्सेस रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक बात है, राइट। तो सारे फोर्सेस रिजॉल्व होंगे, तो मैं रिजॉल्व कर देता हूं सारे फोर्सेस को इस प्रकार से।
तो अलोंग रेडियस और परपेंडिकुलर टू रेडियस रेजोल्यूशन होगा फोर्सेस का। तो टेंशन फोर्स को तो रिजोल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन तो खुद ही रेडियस के अलोंग है, तो टेंशन को रिजोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। रिजोल्व करना पड़ेगा एफई को और एमजी को। तो एफई और एमजी के कंपोनेंट्स में ड्रॉ कर रहा हूं। तो इस प्रकार से एमजी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, राइट। अब ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ऑब्वियस है। तो इसके सामने वाला इधर भी 90 माइनस थीटा होगा। इसका मतलब इधर वाला एंगल थीटा होगा, इसका मतलब इधर वाला भी एंगल थीटा होगा। तो mg का इधर वाला कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, राइट, और mg का इधर वाला कंपोनेंट होगा mg sin थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से fe के दो कंपोनेंट्स क्रिएट होंगे। तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। fe का थीटा से चिपका हुआ कंपोनेंट इधर बनेगा fe cos थीटा, और fe का इधर वाला कंपोनेंट होगा fe sin थीटा, जो mg sin cos थीटा के साथ जुड़ जाएगा। तो fe sin थीटा mg cos थीटा के साथ ऐड हो जाएगा। तो mg cos थीटा और fe sin थीटा मिलकर टेंशन को बैलेंस करेंगे इस मोमेंट पर। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं कि ये बैलेंस ही होगा, टेंशन और ये वाले फोर्स बैलेंस होंगे, इसलिए क्योंकि इस मोमेंट पे सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो है, क्योंकि इस मोमेंट पर स्पीड जीरो है पार्टिकल की, है ना। जस्ट रिलीज किया, रिलीज करने का मतलब उस समय स्पीड जीरो है। तो उस रिलीज वाले मोमेंट पर जैसे ही रिलीज होगा उस समय तो स्पीड जीरो होगी। तो स्पीड जीरो होगी तो mv स्क्वायर बाय आर जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब सेंटर की तरफ नेट फोर्स जीरो होगा। तो इसका मतलब टेंशन बड़ा नहीं होगा और ये छोटा नहीं होगा। वैसे सर्कल पे चलना है तो टेंशन को बड़ा ही होना पड़ेगा, और mg cos थीटा प्लस fe sin थीटा की वैल्यू को टेंशन से छोटा होना पड़ेगा, ताकि नेट फोर्स सेंटर की तरफ रहे और वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होती रहे। जैसे अपने पिछले सवाल में वो इलेक्ट्रॉन के हाइड्रोजन एटम में सर्कल पे चलने के लिए सेंटर की तरफ फोर्स होना जरूरी है, वो वाली बात की थी वैसे, राइट। लेकिन रिलीज के समय स्पीड जीरो है, तो स्पीड जीरो होने की वजह से mv स्क्वायर बाय आर जीरो होगा, तो इसलिए टेंशन फोर्स इसको बैलेंस कर देगा। लेकिन इस मोमेंट पर या तो mg sin थीटा बड़ा होगा या fe cos थीटा बड़ा होगा। यह डिपेंड करता है इनके सेपरेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू क्या है और कंपोनेंट क्या आते हैं उस हिसाब से। तो या तो mg sin थीटा बड़ा होगा या fe cos थीटा बड़ा होगा। अगर mg sin थीटा बड़ा होगा तो ये सर्कल पे चलते हुए इस डायरेक्शन में स्पीड गेन करेगा। अगर fe cos थीटा बड़ा होगा तो ये रिपल्शन वाली डायरेक्शन में दूर जाने वाली स्पीड गेन करेगा, तो दूर जाएंगे और स्पीड गेन करेंगे। लेकिन जो भी है वो fe cos थीटा और mg sin थीटा में से कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा। तो अलोंग रेडियस, है ना, और परपेंडिकुलर रेडियस फोर्सेस रिजॉल्व कर दिए हैं। और अब मैं लिख सकता हूं क्या, सारे क्वेश्चंस के आंसर। तो देखो जो पहला केस है उसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, फर्स्ट सिचुएशन को सॉल्व कर रहा हूं। तो फर्स्ट केस में मुझसे कहा गया है द बॉल्स आर हेल्ड एट सेपरेशन 5 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड, फाइंड फॉर द इंस्टेंट जस्ट एट रिलीज द इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स पहले निकाल लेता हूं। इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू होगी 9 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू, एक बॉल पे चार्ज है 2 इंटू 10 टू पावर -7, दूसरे पे भी उतना ही चार्ज है 2 इंटू 10 टू पावर -7, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। उनके बीच की डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो यानी 0.05 मीटर, तो 0.05 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन है बाकी तो FE इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये 5/100 है, तो 100 का स्क्वायर यानी 10 टू पावर 4 ऊपर चला गया, तो 9 और 4 13 और 7 और 7 14, तो -10 टू पावर -1 बचा केवल। तो 9 इंटू ऊपर 4 बचा, नीचे एक 10 और नीचे 25 बचा। ये कैलकुलेशन हो गया, यानी ये हो गया 18/125 यानी 0.144 न्यूटन। ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। जो ए पूछा था उस ए का आंसर निकाल लिया हमने, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू। अब बी है कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ऑन बॉल अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अलोंग तो नेट फोर्स जीरो है, और वो जीरो क्यों है मैंने आपको बताया कि इस समय मोमेंट ऑफ रिलीज है जिस समय स्पीड जीरो है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जीरो है, mv स्क्वायर बाय आर जीरो है। इसका मतलब सेंटर की तरफ कोई नेट फोर्स नहीं है, तो टेंशन और ये दोनों मिलकर एक दूसरे को बैलेंस करेंगे ताकि इस मोमेंट पर नेट फोर्स की वैल्यू जीरो होगी। ठीक है, अगले ही पल टेंशन ज्यादा हो जाएगा और बाकी वैल्यूज कम हो जाएंगी,
तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ लगने लगेगा ताकि वो सर्कल पे मेंटेन रहे, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज होती रहे। लेकिन अभी फिलहाल जस्ट रिलीज के समय, इस समय स्पीड जीरो है। स्पीड जीरो होने की वजह से mv²/r जीरो है। तो टेंशन और ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे और इस वजह से इस लाइन के ऊपर कोई फोर्स एक्ट नहीं करेगा, लेकिन इस लाइन पर जरूर करेगा नेट फोर्स एक्ट, क्योंकि इस लाइन पर या तो एफ ई कॉस थीटा बड़ा होगा या तो एम जी साइन थीटा बड़ा होगा, दोनों में से एक बड़ा और एक छोटा होगा। तो जिस डायरेक्शन में बड़ा फोर्स होगा उस डायरेक्शन में नेट फोर्स एक्ट होगा। तो जो बी वाला केस है उसको सॉल्व करने के लिए, बी वाली सिचुएशन को लिखने के लिए मैं लिखूंगा कि नेट फोर्स along string is zero as just at release speed v is equal to 0, hence mv²/r is equal to 0, hence T and mg cos theta plus fe sin theta create balance। तो ये जो फोर्सेस है बैलेंस क्रिएट करे, तो इस लाइन के ऊपर रेडियस के अलॉन्ग कोई फोर्स नहीं, बट नेट फोर्स एग्जिस्ट along tangent to circle। तो mg sin थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं और fe cos थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। अपने को पता नहीं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और इसकी मॉड वैल्यू जो भी होगी, कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, ये होगा नेट फोर्स along tangent, राइट। तो साइन थीटा और कॉस थीटा कैसे निकलेगा? तो देखो साइन थीटा की वैल्यू होगी 2.5 डिवाइडेड बाय 50, यानी 25/5 इंटू 100, यानी 1/20। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू होगी। तो कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी यहां से। अगर साइन थीटा ये है तो कॉस थीटा निकालने में कोई विशेष बात तो है नहीं। कॉस थीटा होगा √399 डिवाइडेड बाय 20। मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट सॉल्व कर लिया, सही है, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कॉस थीटा होता है, तो ये कॉस थीटा की वैल्यू आ गई √399/20। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू मिल गई, और अगर ये मिल गई तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपको इसका नेट आंसर मिल जाएगा कितना आता है। तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसको मैं न्यूमेरिकली इस प्रकार लिख देता हूं। तो इसलिए mg साइन थीटा, मास 100 ग्राम दिया हुआ है, तो 100 ग्राम मतलब 0.1 किलोग्राम, इंटू जी को 10 मान लेते हैं, और साइन थीटा 1/20 माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 9 इंटू 10⁹ इंटू एक चार्ज पर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम एक्चुअली ऊपर निकाल चुके हैं, 0.144 में डायरेक्ट भी वैल्यू लिख सकता हूं, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम निकाल चुके हैं, तो एक चार्ज पर है 2 इंटू 10⁻⁷, ऐसे दो चार्जर से डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, और डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस है 0.05 का स्क्वायर, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और ये वैल्यू हमने निकाल लिया कि ऊपर 0.144 न्यूटन, तो ऑलरेडी हम इसको लिख सकते हैं। और कॉस थीटा की वैल्यू √399/20, ये एक्चुअली 1 के बहुत क्लोज है, इट्स जस्ट 1 ही मान लो उसको अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। तो यहां से हमको वैल्यू मिल जाएगी, है ना। तो ये 1/2 है, 1/2 मतलब
तो ये 0.1 इंटू 0.5 यानी 0.05 हो गया, और 0.05 माइनस 0.144। डेफिनेटली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ताकतवर है, ये ताकतवर है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इनका जो नेट आएगा, वो नेट जो आएगा वो इसका डिफरेंस आएगा, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन होगी वो रिपल्शन वाली डायरेक्शन होगी, तो वो दूर जा रहे होंगे, उस पोजीशन से छोड़ देने पर वो दूर जा रहे होंगे, तो दूर जाने वाली कंडीशन में वो रिपेल होते हुए एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करके और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक बात है, बाकी तो कैलकुलेशन है, बस सिंपली कैलकुलेट करके वैल्यू लिख दी है। ठीक है, तो मैं कैलकुलेट करके वैल्यू लिख देता हूँ। तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 0.095 न्यूटन। ओके, और गोइंग अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से रिपेल होने वाला ये, क्योंकि इसकी ताकत ज्यादा होगी, इसकी ताकत कम होगी। ये तो हम निकाला था ना 0.144, तो ये ताकत में ज्यादा होगा और ये ताकत में कम है 0.05, तो इसलिए नेट फोर्स ये वाली होगा दूर जाने वाली कंडीशन में। ये हो गया बी सिचुएशन। अब बी के बाद हमको सी चाहिए। सी क्या पूछा था इसमें? द टेंशन इन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन की वैल्यू। तो स्ट्रिंग में टेंशन, इन दोनों को ऐड कर देंगे, एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा, इनको ऐड कर देंगे तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सी वाला पॉइंट पूछा था, टेंशन की वैल्यू। तो टेंशन की वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल सकेंगे, टेंशन की वैल्यू टी, सी वाला पार्ट, टेंशन की वैल्यू होगी एम जी कॉस थीटा प्लस एफ ई साइन थीटा। तो अब एम जी की वैल्यू है 0.1 इंटू 100 ग्राम है ना, तो 0.1 किलोग्राम इंटू जी की वैल्यू 10 है, और कॉस थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1 है या √399/20 है, और प्लस एफ ई की वैल्यू है 0.144, ये हमने कैलकुलेट की थी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू, और साइन थीटा की वैल्यू है 1/20, ये अभी अभी हमने कैलकुलेट की थी ऊपर, साइन थीटा की वैल्यू 1/20। ठीक है, ये हमने ऊपर कैलकुलेट की थी, यहाँ पर साइन थीटा 1/20। ठीक है, तो ये ऐड कर देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस कैलकुलेशन की अप्रोक्सीमेट वैल्यू आती है 1.07 न्यूटन के आसपास, राइट। और फिर अगला सवाल हमसे पूछा है इसमें डी। तो डी पार्ट पूछा है द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल नेट फोर्स अपॉन, तो नेट फोर्स इस लाइन पर है और अपॉन मास से डिवाइड कर देंगे उसको बॉल के। तो नेट फोर्स ये वाला है 0.095, इसको डिवाइड कर देंगे मास ऑफ द बॉल से, तो एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल निकल आएगा। तो डी पार्ट में हमको निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल। तो डी पार्ट में निकालना है एक्सेलरेशन, जो होगा नेट फोर्स अपॉन मास ऑफ बॉल। तो नेट फोर्स है 0.095, मास ऑफ बॉल है 100 ग्राम यानी 0.1 किलोग्राम, तो ये बन जाएगा 0.0095 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये फर्स्ट वाली कैटेगरी के सारे आंसर्स आ गए। ठीक है, जो फर्स्ट कैटेगरी में क्वेश्चन पूछा पुटअप किया गया था, उस क्वेश्चन के ये सारे आंसर्स हमने इस प्रकार से समझ लिए हैं। अब सेकंड कैटेगरी में पूछा है फाइंड द सेपरेशन बिटवीन बॉल्स फॉर विच ईच बॉल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब हमको सेकंड कैटेगरी में दोनों बॉल्स इक्विलिब्रियम में रहे उसके लिए डिस्टेंस कितना है वो पूछा हुआ है। ठीक बात है, तो पहली बार उन्होंने जो डिस्टेंस दिया वो इक्विलिब्रियम के लिए नहीं है, उस सिचुएशन में उनको बस रिलीज किया, तो वो या तो रिपेल होंगे या तो हमें पता चला कि वो रिपेल होने वाले और वो दूर जाने वाले सर्कुलर मोशन करते हुए। ठीक बात है, लेकिन अब हमको वो वाला सेपरेशन चाहिए जिस सेपरेशन पर अगर रिलीज करेंगे तो वहीं के वहीं टिके रहेंगे, क्योंकि सारे फोर्सेस उस समय बैलेंस्ड हो। तो अब ये सेकंड केस है, सेकंड केस में फाइंड द सेपरेशन बिटवीन बॉल्स फॉर विच ईच बॉल विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए हमको अब क्या सिचुएशन चाहिए, तो वो हम अब सॉल्व करने जा रहे हैं। तो अगर ये सिचुएशन में बॉल्स इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं तो डायग्राम कुछ इस प्रकार बनने वाला है।
ये एक बॉल है, ये दूसरा बॉल है, और फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने वाले। इस समय इनके बीच का सेपरेशन हमें नहीं पता है, हम उसको आर मान लेंगे, और ये सेपरेशन ही हमको निकालना है कि इनके बीच में कितनी दूरी है ताकि वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करे। फोर्सेस होंगे एक mg, एक फोर्स होगा Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एक होगा टेंशन फोर्स, और अब ये फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करने वाले हैं। तो जब इनका नेट सम 0 होने वाला है, ये बैलेंस करने वाले हैं, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मैं हमेशा अब इस बार रिजॉल्व जो है वो मैं कैसे भी कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि फोर्सेस सिंपली बैलेंस होने वाले, तो सारे फोर्सेस का नेट सम 0 होने वाला है। तो मैं अलोंग स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर स्ट्रिंग जैसे पिछली बार रिजॉल्व किया था वैसा भी कर सकता हूं, और मैं सिंपली टेंशन को भी रिजॉल्व कर सकता हूं, तब भी बैलेंस कंडीशन, क्योंकि बैलेंस्ड की सिचुएशन में वेलोसिटी 0 होगी, रिलीज किया हुआ है, नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स 0 होगा तो हर लाइन पर, चाहे वो किधर की भी लाइन ले लो आप, चाहे मैं लाइन ऐसी बनाऊं अलोंग रेडियस, अलोंग स्ट्रिंग और परपेंडिकुलर टू स्ट्रिंग, चाहे मैं लाइन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाऊं, किसी भी लाइन पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए, तभी तो बैलेंस आएगा ना। तो जब भी बैलेंस की सिचुएशन हो तो मेरी मर्जी है कि मैं किधर की लाइन को x और किधर की लाइन को y मान के रिजॉल्व करूं, जिधर भी मान लूं कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बैलेंस अगर पता है कि बैलेंस कंडीशन में। लेकिन अगर बैलेंस कंडीशन नहीं है तो फिर मोशन की डायरेक्शन के हिसाब से, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के हिसाब से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सिलेक्ट करनी पड़ती है। वो एक अलग एस्पेक्ट है जो अपन न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में सीखते हैं, यानी कि वो 11th की फिजिक्स का पार्ट है। लेकिन फिलहाल ये बैलेंस कंडीशन में दिया हुआ है, तो बैलेंस कंडीशन के लिए मैं किधर भी रिजॉल्व करूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आसान रिजोल्यूशन क्या होगा कि मैं टेंशन को रिजॉल्व कर दूं, है ना, Fe और mg की लाइंस पर, तो इजी होगा बैलेंस को चेक करना। तो मैं टेंशन को रिजॉल्व कर रहा हूं, राइट। तो टेंशन को इस प्रकार रिजॉल्व कर देता हूं। तो इस एंगल को थीटा ले लेता हूं, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा होगा, तो इधर वाला थीटा हो जाएगा, तो इधर t cos थीटा कंपोनेंट आ जाएगा, इधर t sin। अब बैलेंस के लिए t sin थीटा ये बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, और t cos थीटा ये बैलेंस करेगा mg को। तो इनको आपस में डिवाइड कर दो तो t कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से t कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा बचेगा, इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की जगह में लिखूंगा k, यानी 9 इंटू 10⁻9 इंटू चार्ज की वैल्यू 2 इंटू 10⁻7 इंटू 2 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस ही निकालना है r, डिवाइडेड बाय mg, मास है 0.1 मतलब 100 ग्राम, तो 0.1 किलोग्राम इंटू g को 10 ले लेंगे, ठीक है। तो r स्क्वायर इधर चला जाएगा और tan थीटा इधर आ जाएगा, तो 36 इंटू 10 टू द पावर, तो यहां पे 7 और 7 14, तो -14 है और +9 है, ठीक है। तो इसलिए 10 टू पावर -5 बचेगा, और नीचे एक 10 है, तो 10 टू पावर नीचे 10 नहीं है, वो 1 हो जाएगा, तो 10 टू पावर -5 ही बचेगा अपॉन tan थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू कैसे लिखूं? लेकिन आप इस बात को देख सकते हैं कि थीटा बहुत स्मॉल एंगल होगा। अब ये कैसे पता कि थीटा स्मॉल एंगल होगा? क्योंकि ये सेपरेशन r की तुलना में ये रस्सी की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर, जो कि वेरी लार्ज है, राइट। तो अगर ये लेंथ ऑफ स्ट्रिंग वेरी लार्ज है और अगर ये सेपरेशन उसकी तुलना में बहुत छोटा है, तो r/2 तो और छोटा होगा, तो r/2 डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस काफी बड़ा होगा, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस लगभग बराबर ही होंगे, राइट, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा होगा। तो ये आर लेंथ कम होगी और रस्सी की लंबाई बहुत ज्यादा होगी, तो थीटा एंगल बहुत स्मॉल होगा, और थीटा एंगल स्मॉल होगा तो मैं tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकता हूं। जब एंगल स्मॉल होते हैं तो sin थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू थीटा, राइट। तो ऐसा करते हुए मैं अप्रोक्सीमेशन में इसकी वैल्यू को अप्रोक्सीमेट में लिख रहा हूं, तो अप्रोक्सीमेशन में वैल्यू को लिख रहा हूं मैं, ये होगा 36 इंटू 10 टू पावर -5 डिवाइड बाय tan थीटा को थीटा लिख लिया और थीटा को लिखा आर्क अपॉन रेडियस, है ना, थीटा ऐसा लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क होगी r/2 और रेडियस होगी स्ट्रिंग की लंबाई, तो यहां पे आ जाएगा
36 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय r/2 अपॉन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग L, जो कि 50 सेंटीमीटर दे रखी है। तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग तो 50 सेंटीमीटर मतलब 0.5 मीटर दे रखी है, और यहां से ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से r क्यूब, r इधर आ जाएगा, r क्यूब इज इक्वल टू बन जाएगा 36 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 2 भी ऊपर आ गया, और लेंथ की वैल्यू है 0.5 मीटर के ऊपर आ गई। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आ गई। तो आर क्यूब है तो इसका क्यूब रूट लेंगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको मिल जाएगी, आर क्यूब उनका सेपरेशन मिल जाएगा। और आप देख सकते हो सेपरेशन बहुत छोटा आने वाला है, 10⁻⁻5 के ऑर्डर में। तो ये सेपरेशन अगर बहुत छोटा होगा तो थीटा एंगल डेफिनेटली स्मॉल होगा। तो मैंने tan थीटा को थीटा लिख के कोई गलती नहीं की है। ठीक बात है ना, राइट? क्या थिंकिंग समझ में आ गया? तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। और अब आखिरी सवाल ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन, जो इस प्रकार का है। 10th सवाल, उसमें दो पार्ट से। पहला सवाल है, टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड q आर फिक्स्ड एट 2l डिस्टेंस अपार्ट, अ थर्ड पार्टिकल ऑफ चार्ज स्मॉल q and mass m is placed at midpoint of line joining the two charges. All charges are positive if q is slightly displaced towards any one of q, and least find its time period of oscillation. तो मैं पहला वाला केस सॉल्व करने जा रहा हूं। केस 1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। टू चार्जेस ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q, दो चार्जेस हैं ईच ऑफ मैग्नीट्यूड कैपिटल Q। ये है Q और ये भी है Q। दो चार्जेस है आपके पास, दोनों है Q, है ना। आर फिक्स्ड एट 2l डिस्टेंस अपार्ट, उनके बीच की दूरी फिक्स्ड है और वो है 2l। तो ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस भी L है। A third particle of charge small q and mass small m is placed at midpoint of line joining the two charges. Midpoint पर एक चार्ज को प्लेस कर दिया यहां। यहां पे एक स्मॉल क्यू चार्ज को प्लेस कर दिया। अगर वो मिड पॉइंट पे रखा रहेगा तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, क्योंकि इधर से जो फोर्स इस पर रिपल्शन का होगा और इधर से जो फोर्स होगा रिपल्शन का, वो आइडेंटिकल फोर्स होंगे, इक्वल फोर्स होंगे। ठीक है। इफ क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, अगर क्यू को किधर भी एक तरफ थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं, राइट, तो क्यू को अपनी पोजीशन से हटाकर उसको अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देते हैं। तो Q को सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा डिस्प्लेस, अब डिस्प्लेस करते ही अगर मान लो Q यहां आ गया तो इस पर एक तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जब डिस्टेंस छोटा हो जाएगा तो डिस्टेंस छोटा हो जाएगा तो चार्जेस तो Q और कैपिटल Q और स्मॉल Q है, चार्जेस तो यहां पे भी कैपिटल Q और स्मॉल Q है, लेकिन ये डिस्टेंस बड़ा हो गया, ये डिस्टेंस छोटा हो गया। ठीक है। तो अगर हमने इसको x डिस्टेंस से सेपरेट आउट कर लिया है, ये डिस्टेंस x ले लिया हमने, तो वेरी स्मॉल डिस्टेंस x से इसको सेंटर से हटा दिया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से हटा दिया हमने। तो अब इस पर क्या होगा, एक तरफ का फोर्स ज्यादा हो जाएगा और एक तरफ का कमजोर पड़ जाएगा। तो इसलिए नेट फोर्स जो है वो, इसका रिपल्शन तगड़ा होगा, तो इसलिए नेट फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, ये नेट फोर्स आएगा। तो ये नेट फोर्स इन दोनों की वजह से आएगा, इसका रिपल्शन कमजोर होगा, इसका रिपल्शन ताकतवर होगा। ठीक बात है। तो मैं दोनों फोर्सेस अलग भी शो कर देता हूं। देखो, इसका रिपल्शन कमजोर होगा, इसका रिपल्शन ताकतवर होगा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मिला के ये जो रेड कलर में एफ नेट लिखा है वो फोर्स होगा। ठीक बात है, राइट? ओके, है ना। तो अब नेट फोर्स में कैसे लिख सकता हूं, तो नेट फोर्स में लिख सकता हूं एफ नेट। नेट फोर्स न्यूमेरिकल वैल्यू में होगा, तो बड़ा फोर्स किसकी वजह से होगा, तो बड़ा फोर्स L - x डिस्टेंस पे
जो कैपिटल क्यू है उसकी वजह से बड़ा फोर्स क्रिएट होगा। तो बड़ा फोर्स होगा के क्यू अपॉन एल माइनस एक्स का स्क्वायर। सही है, ठीक बात है, राइट। और इसका जो रिपल्शन होगा वो कमजोर होगा, वो रिपल्शन इस डायरेक्शन में कमजोर होगा। और वो रिपल्शन कमजोर क्यों होगा? क्योंकि डिस्टेंस हो गया एल प्लस एक्स, बड़ा डिस्टेंस हो गया। तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किया मैंने के क्यू अपॉन एल प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, कॉन्सेप्ट पकड़ में आया आपके, है ना। देखो इसकी वजह से ये रेड ताकतवर, ये वाला ताकतवर वाला फोर्स लग रहा है, इसकी वजह से फोर्स ताकतवर लग रहा है। और क्यों ताकतवर लग रहा है? क्योंकि डिस्टेंस कम है एल माइनस एक्स। और इसकी वजह से जो रिपल्शन लग रहा है वो कमजोर लग रहा है क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा है, राइट। तो दोनों ये जो पिंक कलर के फोर्सेस आपको नजर आ रहे हैं ये अपोजिट टू ईच अदर है। तो नेट फोर्स जो रेड डायरेक्शन में दिखाया मैंने वो नेट फोर्स होगा, और वो नेट फोर्स ऐसे लिखा जाएगा, राइट। ये ताकतवर रिपल्शन है, ये कमजोर रिपल्शन है। दोनों का जो नेट सम है वो नेट सम इसके ऊपर एक्ट होगा। नेट फोर्स पकड़ में आ गया। तो नेट फोर्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं, एफ नेट इज इक्वल टू के क्यू, और क्यू कॉमन है, अंदर एलसीएम ले लेते हैं। तो एल माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू एल प्लस एक्स का स्क्वायर, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा। तो एल स्क्वायर प्लस 2x एल प्लस एक्स स्क्वायर, एक्सपांड कर दिया मैंने, एल प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर एक्सपांड होगा तो एल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2xl, लेकिन यहां प्लस साइन आ जाएगी क्योंकि बाहर माइनस है, और माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा, और इस प्रकार से हमको नेट फोर्स क्या मिलेगा? के क्यू इंटू, ये दोनों जुड़ जाएंगे 4 टाइम्स एल इंटू एक्स डिवाइडेड बाय, यहां मिलेगा एल माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स, तो हो गया एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। इस प्रकार से आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसको हम चेक कर सकते हैं कि जो एक्स है वो बहुत स्मॉल है इन कंपैरिजन टू एल, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इफ क्यू इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, तो स्लाइटली मतलब एक्स की वैल्यू बहुत छोटी होगी एल की तुलना में, तो एक्स का स्क्वायर तो और भी छोटी वैल्यू होगा। अगर एक्स छोटा होगा तो एक्स का स्क्वायर ये नेग्लेक्ट किया जा सकता है, ये बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू एल स्क्वायर। एल बड़ी वैल्यू है और एक्स उसकी तुलना में वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू है, तो हम एक्स के स्क्वायर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अगर हमने एक्स के स्क्वायर को नेग्लेक्ट किया तो हमें क्या मिलता है? एक्स का स्क्वायर नेग्लेक्ट करके हमें मिलता है, एक्स का स्क्वायर नेग्लेक्ट करके ये बन जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू 4lx डिवाइडेड बाय l टू द पावर 4, ठीक है। वी नेग्लेक्ट एक्स स्क्वायर as compared to L square as x is very very small than L, क्योंकि x की वैल्यू L से बहुत बहुत छोटी है। तो अगर x इतना छोटा है, मान लो पॉइंट्स में है x, है ना, 0.2 0.3 0.1 0.01, अगर x ऐसी छोटी वैल्यू है तो उसका स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा ना, तो उसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं एल स्क्वायर की तुलना में। तो यहां से एल क्यूब बचेगा, तो इसलिए नेट फोर्स का आंसर किस पैटर्न का होगा? तो नेट फोर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी होगी, के क्यू 4, एक एल कट जाएगा, अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स, ये के की न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, ठीक है। और के की जो डायरेक्शन होगी वो एक्स के अपोजिट होगी। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है तो आप देख सकते हैं नेट फोर्स राइट हैंड साइड की तरफ है, मतलब जो नेट फोर्स है वो एक्स के अपोजिट सेंस का है। तो अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये ऐसे बन जाएगा, एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू 4k क्यू अपॉन एल क्यूब इंटू एक्स वेक्टर विथ माइनस साइन, मतलब एक्स की जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स है, राइट। अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ किया गया है सेंटर से, तो नेट फोर्स जो है वो राइट हैंड साइड का है। ये क्लियर है सिचुएशन? तो इस सिचुएशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन की सिचुएशन कहते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन के फॉर्मूले में
ये बन जाता है माइनस स्मॉल के एक्स वेक्टर, ठीक है ना। ये स्मॉल के, ये कैपिटल के अलग है, ये तो अपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला के है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट जैसा होता है ना, वैसे एफ बराबर माइनस के एक्स। तो जब भी किसी पार्टिकल पे एफ वेक्टर नेट फोर्स जो है वो माइनस के एक्स वेक्टर पैटर्न का, ये मतलब कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है, तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट है, तो इसलिए ये कांस्टेंट इनटू एक्स, इस पैटर्न का जब फोर्स लगता है तो उस पर एसएचएम नाम का परफॉर्मेंस होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन चलता है उस पर। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड जो होता है ना, देयरफॉर स्मॉल के इज इक्वल टू 4k क्यू बाय एल क्यूब। तो यहां से पता चलता है कि ये जो स्मॉल के, जो सिंपल हार्मोनेशन का कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट, उसकी वैल्यू हमको ये मिल गई, ठीक है ना। एंड बाय लॉज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम, हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के लॉज लें तो टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है डिफाइन, सिंपल हार्मोनिक मोशन में टाइम पीरियड डिफाइन होता है t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m बाय के। ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन होती है। m उस पार्टिकल का मास है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन मतलब वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है, ठीक बात है। तो ये वाइब्रेटरी मोशन करेगा, चेक कर लो आप, ये वाइब्रेटरी मोशन करेगा पार्टिकल। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसको डिस्प्लेस करके रिलीज करेंगे तो स्पीड जीरो होगी यहां पे, और ये जो नेट फोर्स है जो इस तरफ लेकर आ रहा है वो इसे वापस इक्विलिब्रियम के पास लेकर आएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू थोड़ी कम होती जाएगी। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि फोर्स एक्स के प्रोपोर्शनल है, एक्स कम होता जाएगा तो फोर्स की वैल्यू कम होती जाएगी, लेकिन स्पीड तो बढ़ती जाएगी। तो स्पीड गेन करेगा और सेंटर पे पहुंचेगा जहां नेट फोर्स जीरो होगा, लेकिन स्पीड आ चुकी होगी मैक्सिमम, तो इसलिए वहां रुकेगा नहीं, वो आगे बढ़ जाएगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा अब जो नेट फोर्स क्रिएट होगा वो इस डायरेक्शन का क्रिएट होगा, लेकिन स्पीड इधर की, और तो स्पीड कम होती जाएगी और फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी धीरे धीरे, उतना ही डिस्टेंस एक्स इधर आके और फिर रुकेगा, फिर आगे, तो ये कभी स्टॉप ही नहीं होगा। और इस प्रकार से ये एसएचएम करता चला जाएगा, उस लाइन के ऊपर कंटिन्यूअस एसएचएम करेगा। तो उस एसएचएम का जो टाइम पीरियड होता है वो टाइम पीरियड इस प्रकार लिखा जाता है 2 पाई अंडर रूट m बाई के। अब हमने k की वैल्यू निकाल ली, ये k इस स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग फोर्स का कांस्टेंट है। यहां पर स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग मास सिस्टम जैसा इसको समझ लिया है, जैसे एक स्प्रिंग के साथ एक मास अटैच करके उसमें एसएचएम कराते हैं ना, तो उसकी जो इक्वेशन आती है वो एफ नेट बराबर माइनस के एक्स, वहां के को फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट कहते हैं, तो वो हमने वैल्यू निकाल ली है, तो वो पुट कर देंगे तो टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाएगी। तो देयरफॉर टाइम पीरियड की वैल्यू आ जाती है इस केस में 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय इस k की जगह ये वैल्यू, यानी 4k क्यू और l क्यूब ऊपर चला जाएगा। तो दिस इज द आंसर फॉर अ टाइम पीरियड, यही हमसे पूछा गया था फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। तो ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। और अब इसमें एक सेकंड पार्ट भी है, तो सेकंड पार्ट का क्वेश्चन पहले जज कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्वेश्चन क्या था। सेकंड पार्ट में 2 चार्जेस प्लस q each are held fixed at 12 distance apart. A third particle of mass small m, charge minus q, is placed at midpoint of line joining both plus q. Now minus q is slightly displaced along line perpendicular to the line joining both plus q. Then find time period of oscillation of minus q. अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट अब आप वापस से अटैक करके देखें, राइट, ओके। तो मैं जानबूझ के इस पार्ट को अभी फिलहाल के लिए छोड़ देता हूं, क्योंकि आप में से कुछ बच्चों को शायद एसएचएम वाला कॉन्सेप्ट पहले से रेडी नहीं होगा, तो इस वजह से ये वाला क्वेश्चन अटैक करते नहीं आया होगा, है ना, और ये वाला क्वेश्चन भी अटैक करते नहीं आया होगा। मैंने उसमें से एक समझा दिया है, तो दूसरा आप उसी पैटर्न पे, क्योंकि ये भी एसएचएम वाला है ना, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना, तो आपको पता तो चल गया कि जब भी आपको एसएचएम टाइप के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या करना है, थोड़ा सा डिस्प्लेस्ड कंडीशन में नेट फोर्स निकाल लेना है, फिर उस नेट फोर्स को माइनस के एक्स की तरह लिख के देखना है, और फिर इस स्मॉल के की वैल्यू निकाल लेना है। तो स्मॉल के की वैल्यू निकलते ही टाइम पीरियड की वैल्यू 2 पाई अंडर रूट m बाय के, m मास ऑफ द पार्टिकल है, राइट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही रहेगा कि आपको नेट फोर्स डिफाइन करना होगा और उस नेट फोर्स की वैल्यू को माइनस के एक्स जैसा लिख के देखना होगा, और अगर माइनस के एक्स जैसा आता है वो, तो उस हिसाब से वो के की वैल्यू निकल आएगी, तो 2 पाई अंडर रूट m बाय के टाइम पीरियड हो जाएगा। तो आप एक बार ट्राई जरूर करें इस क्वेश्चन को दोबारा से, ठीक है ना। तो मैं जानबूझ के इसका सॉल्यूशन को अभी अधूरा छोड़ रहा हूं और ये लेक्चर यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूं, ठीक है। और
इसके अगले लेक्चर में इसका सॉल्यूशन और इसके साथ में अगले सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा। तो वो सवाल जो है वो आप इसको पहले अपनी तरफ से ट्राई करना। अब ट्राई करने का तरीका, हिंट आपको मिल गया। और हिंट क्या है कि हर एसएचएम में जो नेट फोर्स होता है डिस्प्लेस्ड कंडीशन में, एक्स डिस्प्लेस करने के बाद नेट फोर्स, वो नेट फोर्स माइनस के एक्स, यहां पर के कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट या स्प्रिंग कांस्टेंट, इस पैटर्न का होना चाहिए। तो अगर फोर्स इस पैटर्न का आ रहा है तो फिर एसएचएम होगा। और इस पैटर्न का फोर्स में ये माइनस जो है वो डायरेक्शन है, एक्स वेक्टर जिधर होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। अगर एक्स वेक्टर लेफ्ट का है तो नेट फोर्स राइट का है, अगर एक्स वेक्टर अपवर्ड डायरेक्शन का है तो नेट फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन का है। तो इस प्रकार से आपको इसके ऊपर जज करना है। और फिर के की वैल्यू सिमिलैरिटी से चेक कर लेना, और के की वैल्यू निकला है तो टाइम पीरियड 2π√m/k से टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट है। तो हो सकता है कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स को ये एसएचएम का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा पहले, इसलिए आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब सेकंड वाले क्वेश्चन को इसके बेसिस पर आप जरूर सॉल्व करके देखिए। ओके, तो आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।